आज ये दूसरा दिन है जब हम ये चर्चा करेंगे कि नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, विशेषकर हिंदी साहित्य को लेकर के। तो हिंदी में नेट और जेआरएफ करने का ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए कुछ टिप्स अपने दूसरे वीडियो में मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पसंद आए, इसलिए भी आएगी क्योंकि ये निहायत ही अनुभव से प्राप्त स्थितियां हैं जिनका प्रयोग करते हुए आप सफल बन सकते हैं। पहली बात वही जो मैं पिछली वीडियो में कहा था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी लड़ाई, कोई भी प्राप्ति टेंशन लेकर के नहीं हो। उत्साह और जुनून के साथ लगे, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप जहां से खड़े होते हैं दुनिया वहीं से शुरू होती है। आप नेतृत्व करता है, भीड़ आपके पीछे चलने वाली वह स्थिति है जो आपके जुनून और आपकी सक्रियता पर निर्भर करती है। तो कदम बढ़ाइए। आपके बढ़े हुए कदम नए रास्ते की तलाश करेंगे और मंजिल तक आपको तो ले ही जाएंगे, आपके परिवेश को भी उसका ज्ञान देंगे। तो करना क्या है? विशेष प्रश्न ये है कि नेट और जेआरएफ के एग्जाम में सफल होने के लिए हमें वास्तव में करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि उस दिन भी मैंने आपसे बताया था कि एक बार पूरे सिलेबस को उठा करके ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का सबसे पहला उपाय यही है कि आप उसके सिलेबस को, उसके पाठ्यक्रम को ठीक तरीके से अध्ययन करिए कि हमारा जो परिक्षेत्र है, जो प्रश्न उठेंगे उसके आधारभूत क्या है। पाठ्यक्रम की जानकारी आपको हो गई, तब आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार खंडों में बांट दीजिए। कितने खंडों में बांटना है? अब अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब उठाएंगे तो सबसे पहले आपको काव्य की जमीन मिलेगी। तो कविता की शुरुआत कहाँ से होती है? नॉर्मल सी बात है कि हिंदी के उदय का जो प्रारंभिक चरण है वहां से होती है। तो आपके सामने क्या आया? आपके सामने हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आदिकाल को उठाइए। अब जब आप कविता को उठा लिए हैं तो इसको वर्तमान समय तक लेकर आने की जिज्ञासा आपको दिखानी होगी। आप आदिकाल को पढ़िए, आदिकाल को ठीक से पढ़िए। आदिकाल को पढ़ते समय उसके नामकरण का जो मसला है उसको बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़िए, बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से पढ़िए, क्योंकि नामकरण पर होने वाले विमर्श आपको आदिकाल की प्रवृत्तियों से तो परिचय कराएंगे ही कराएंगे, वहां के रचनाकारों का भी परिचय करा देंगे। जो भी रचनाकार हैं, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जो भी रचनाकार हैं, उनकी कविताओं के उद्धरण अगर वे अपने काव्य में नायक और नायिका को स्थान दिए हैं तो उनका अता पता, परिचय, उनसे संबंधित घटनाएं, सन, रचनाएं, ये सब आपके जुबान पर होना चाहिए। आदिकाल को शुरू करने का जो मैं तरीका बताता हूँ उसमें शुक्ल जी से शुरुआत करिए तो आपको सूत्रात्मक चलने के लाभ मिलने लगेंगे। आदिकाल के बाद आप भक्तिकाल को उठाइए। भक्ति आंदोलन पहले पढ़िए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी विचारधाराएं सक्रिय होती हैं, इन सब की जानकारी आपको मिलती जाएगी। अब आपको क्या करना है? भक्ति काल के बाद रीत काल आइए। रीत काल के तीनों धाराओं का सम्यक अध्ययन कीजिए।
हर कवि के पास जाइए, उनके महत्वपूर्ण पदों को गुनगुनाइए, पढ़ करके गाइए, गाते हुए उन पर प्रश्न बनाना शुरू करिए। प्रश्न बनाना सब पे शुरू करना है। हर कवि को, हर रचनाकार को आप पढ़ रहे हैं, युग की विशेषता को आप पढ़ रहे हैं, युग की महत्वपूर्ण बातों को आप पढ़ रहे हैं, एक डायरी बगल रखिए। आप संबंधित पुस्तक पर लाइन मार्क करते हुए चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डायरी बगल रखिए, क्योंकि बाद में जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं, आप पढ़ते हुए अपना प्रैक्टिस सेट स्वयं तैयार कीजिए। जब आप अपना प्रैक्टिस सेट स्वयं तैयार करेंगे तो इससे बढ़िया विकल्प कोई दूसरा होगा ही नहीं। आज आप आदिकाल पढ़ लिए, आप भक्ति काल में गए हैं, 3 दिन बाद वही प्रैक्टिस सेट लेकर के उतर जाइए आदिकाल की स्थितियों की परख के लिए। विश्वास मानिए, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, आदिकाल सदैव के लिए आपका हो जाएगा। इसी तरीके से भक्ति काल है, इसी तरीके से रीत काल है, इसी तरीके से जब आप आधुनिक काल में पदार्पण करोगे तो आप भारतीय युग से लेकर के हिंदी कविता की कोरोजीवी समय तक को, कोरोजीवी समय तक में कौन से कवि सक्रिय रहे, कौन कौन से आंदोलन आए, किन किन काव्य पुरुषों का योगदान रहा, कवियों का योगदान रहा, कौन कौन सी घटनाएं रही, कौन कौन सी समस्याएं रही, उन समस्याओं के केंद्र में कौन सी कविताएं आई, कविताएं कहाँ विद्रोह कर रही हैं, कविताएं कहाँ चाटुकारिता कर रही हैं, कविताएं कहाँ आंदोलन में सहभागिता अपना रही हैं, कविताएं कहाँ विद्रोह करना सिखा रही हैं। इन चीज़ों के स्वर और पहचान को आप समझते जाएंगे और प्रैक्टिस से तैयार करते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कविता का कोई पक्ष ऐसा होगा जो आपसे अछूता रह जाएगा। फिर वही बात कि जब भी आप किताबों को उठाइए, विश्लेषण की क्षमता आपकी होनी चाहिए, पढ़ने की स्थितियाँ आपकी होनी चाहिए। जितनी गहराई में पढ़ेंगे उतने अच्छे प्रश्न आप स्वयं बना सकेंगे। आपके द्वारा बनाए हुए प्रश्न आपको उस मंजिल तक लेकर के जाएंगे जहाँ तक संसार के किसी भी सीरीज में आपको ले जाने की क्षमता नहीं है। जो 10 साल का क्वेश्चन पेपर सेट करके रखते हैं, जो नोट्स बना करके रखते हैं, वे लोग भी यही कुछ करते हैं जो हम जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं। इससे अलग कोई कुछ नहीं करता। और एक बात आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कभी भी वन लाइनर मत बनिए। वन लाइनर बनने का मतलब है कि आप एक्सीडेंटल जेआरएफ होंगे, एक्सीडेंटल नेट होंगे, हो करके भी ना होने वाली स्थितियाँ होंगी। अब आज के समय में अगर आदमी गलती से प्रोफेसर की नौकरी पा भी गया तो कौन सा किला खड़ा कर लेगा, कौन सी आसमान को उठा लेगा, जब उसे घनानंद की कविता के जो मूल स्रोत हैं उसी का अंदाजा नहीं होगा, तुलसीदास की दोहावली का अंदाजा नहीं होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कविता के जो मूल स्वर है उसकी पहचान नहीं होगी, तो फिर आप प्रोफेसर बनकर के क्या करेंगे? सैलरी में 1.5-2 लाख चीजें मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले अपमानित कितने होंगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो हमारे कहने का मतलब, कभी भी निकले तो संपूर्ण की यात्रा में निकले, खंडों में मत निकले। काव्य साहित्य को मैंने कहा कि आदिकाल से लेकर के कोरोजीवी कविता तक आप अच्छे से पढ़िए। इस पढ़ते हुए के दौरान कौन से युग में कौन से कवि हैं, उन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाएं जो हैं वो किस किस सन में आई हैं, जो संग्रह है उसकी अधिकांश कविताओं के मूल स्वर क्या है। एक समीक्षक की दृष्टि से देखिए, एक विश्लेषणकर्ता की दृष्टि से देखिए। आप कुछ समय के लिए या भूल जाइए कि आप महज नेट और जेआरएफ करने जा रहे हैं। आप ये सोचिए आप साहित्यिक विकास और साहित्यिक समृद्धि पर संवाद करने जा रहे हैं। जहाँ संवाद होती है वहाँ सीखने की प्रवृत्तियाँ और अधिक विकसित होती जाती हैं और मन मस्तिष्क उसी दिशा में आपको सफलता दिलाने के लिए सक्रिय होती जाती है। अब साहित्य का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। काव्य साहित्य के बाद आप कथा साहित्य को उठाइए। कथा साहित्य में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको उपन्यास मिलेगा, कहानी मिलेगी। अब आज के दौर में जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लघु कथा मिलेगी। कथा साहित्य में इनकी विमर्श को देखिए। ध्यान रहे, कहानी को पढ़ते समय 2 चीजें देखिए। कहानी की मूल घटना क्या है?
कहानी का लेखक कौन है, उस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके पात्र कौन कौन से, पुरुष पात्र कौन है यानी नायक और नायिका, गौड़ पात्र कौन है, वो संवेदना क्या है, योगदान क्या है। इन चीजों को लेते हुए जब आप कहानी पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि कहानी का कोई अंश आपसे अछूता नहीं रहेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि कोशिका कटवार जो कहानी है वह किसकी कृति है, तो ये आपको जानना जरूरी है। कोशिका कटवार का रचना काल क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। नहीं कुछ करेंगे तो कोशिका कटवार ग्राम उधर चल करके 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर, इन्हीं कहानियों का विकास क्रम पूछ लेंगे। तो जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनके जन्म मृत्यु से लेकर के उनकी विकास यात्रा की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप कई बार जब प्रश्न उलझाते हैं, उस उलझाव से निकलने में ये चीजें बड़ी सहायक। ये इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर उलझाता कैसे है और आपको उस उलझाव को काटते हुए सफलता कैसे हासिल करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यही स्थिति उपन्यास का है। उपन्यास के पात्रों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उपन्यास के जो महत्वपूर्ण वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, वह आपको याद होना चाहिए। कहानी उपन्यास दोनों की। तब तो ये चीजें आप अपनाइए। एक अब आप कहेंगे कि इतनी सारी कहानियां हम कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे उपन्यास हम कैसे पढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हम उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति यही से करेंगे। आपको चीजें बताएंगे कि इन चीजों को पकड़ना कैसे, लाना कैसे। अमूमन मैटर मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना करिए कि उपन्यास और कहानी पढ़ने की आदत डालिए। कम से कम उन उपन्यासों, कहानियों आदि को आप पढ़ ही ले जाओ जो आपके सिलेबस में है। आप कथा साहित्य के बाद लौट कर आएंगे, नाट्य साहित्य मिलेगा, नाटक का साहित्य। नाटक में नाटक और एकांकी मिलेगी। इनके विकास क्रम को पढ़िए, इनके रचनाकारों को समझिए, इनके जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनको समझिए। ये सब चीजें समझेंगे तो आप सफल होते जाएंगे। उसके बाद कथेतर हिंदी साहित्य आता है, उसके बाद पत्र पत्रिकाएं आती है, उसके बाद हिंदी भाषा के विकास में संस्थाओं का योगदान आता है। उसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आता है। इसके अतिरिक्त आप मान के चलिए कि भाषा विज्ञान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक एक खंड को एक एक समय में आप पढ़ना शुरू करिए और उसको जब रखते जाइए तो दूसरे खंड में आप प्रवेश करें तो उस पहले वाले खंड का प्रैक्टिस सेट तैयार करके उसकी तैयारी करें। यहाँ आप भ्रमित नहीं होंगे, यहाँ आप परेशान नहीं होंगे, यहाँ शौकिया आप आगे बढ़ेंगे और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नेट या JRF आपके हाथ में। बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हताश होने की जरूरत नहीं है। परेशानी और हताशेपन में आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करता है। जब आप मुक्त भाव से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, मुक्त भाव पर चीज़ों पर डिबेट करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपकी होती जाएंगी, आप खुद उनके होते जाएंगे। तो विषय से संबंधित लोगों से चर्चा करें, अपने मित्रों के बीच बैठ कर के संवाद करें। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं के विकास क्रम से आप परिचित हों, उसके महत्वपूर्ण रचनाकारों से आप परिचित हों, हर युग के रचनाकारों से परिचित हों, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से परिचित हों। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत कठिन हैं, बावजूद इसके मनुष्य के आगे कुछ कठिन है नहीं। वह राह भी खुद बनाता है और मंजिलें भी खुद तय करता है। तो तय आप को ही करना है कि आपको सफल होना है या जिंदगी घिसटना है। घिसटिए मत, ठीक। तो आज के लिए ये कुछ टिप्स थे जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे, कुछ जनरल चीज़ों पर चर्चा और करने के बाद हम आपको विधिवत तैयारी कैसे की जाती है उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे।
तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप समझदार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम और व्यवस्थित तरीके से चर्चा करेंगे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें साहित्य को गंभीरता से पढ़ने और देखने में सहायक होंगे। ठीक है, धन्यवाद।